गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लास के अंदर। तो हमारी क्लास से चल रही है हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आदिकाल का पढ़ रहे हैं। और आदिकाल की आज हमारी 8वीं क्लास है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी हिंदी साहित्य का आदिकाल। कौन सी क्लास है ये? हमारी 8 नंबर की क्लास है, चल रही है। तो हम देखते हैं पहले हिंदी साहित्य की हिंदी साहित्य में आदिकाल की प्रथम रचना। तो हिंदी साहित्य की आदिकाल की प्रथम रचना श्रावकाचार है। कौन सी है? श्रावकाचार। इसके रचनाकार देवसेन। और रचना का प्रकाशन 933 ईस्वी। अगर विक्रम संवत पूछा जाता है तो 990। तो इसकी विषय वस्तु देखते हैं क्या है। विषय वस्तु इस रचना में 250 दोहे हैं, जिनमें श्रावक धर्म, जैन धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। तो आदिकाल की अगर प्रथम रचना पूछी जाती है कि आदिकाल की प्रथम रचना कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? श्रावकाचार। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में ये इस रचना का प्रश्न बन चुका है। और इसका रचनाकार पूछा जाता है तो वो कौन से है? देवसेन। और रचनाकार का प्रकाशन मोस्ट इंपोर्टेंट है 933 ईस्वी में। यह प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। और अगर विक्रम संवत पूछा जाता है तो हमारा आंसर रहेगा 990। यानी ईस्वी सन में क्या है? ये ईस्वी सन है और इसमें प्लस कर देते हैं हम 57। विक्रम संवत है वो हमारा 57 वर्ष से आगे चल रहा है, तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यानी 990 विक्रम संवत। ये ईस्वी सन है, ईस्वी सन में प्लस कर देते हैं हम 57, तो हमारा विक्रम संवत आ जाता है। और इस रचना की विशेषता क्या है? इसमें 250 दोहे हैं, जिनमें कहा जाता है कि श्रावक धर्म यानी जैन धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप पढ़ेंगे हम आदिकालीन साहित्य का विभाजन। आदिकालीन साहित्य का विभाजन। इसमें लिखे गए निम्नलिखित आदिकालीन साहित्य को 4 श्रेणियों में
विभाजित किया गया है। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 4 श्रेणियों में। रासो साहित्य या चारण साहित्य। दूसरा आता है रास साहित्य या जैन साहित्य। सिद्ध साहित्य या बौद्ध साहित्य। और नाथ साहित्य। तो आदिकालीन साहित्य का विभाजन है वो 4 श्रेणियों में किया गया है। कितनी श्रेणियों में किया गया है? 4 श्रेणियों में किया गया है। कौन कौन सी श्रेणी है हम देखते हैं। पहले आता है रासो साहित्य। रासो साहित्य उसको चारण साहित्य भी कहते हैं। रास साहित्य उसको हम जैन साहित्य भी कहा जाता है। सिद्ध साहित्य को बौद्ध साहित्य कहा जाता है। फिर आता है नाथ साहित्य। कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 4 श्रेणियों में। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट लगा कर लिखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केवल रसो साहित्य को ही आदिकालीन साहित्य में स्थान दिया गया है। शेष तीनों साहित्य को उन्होंने सांप्रदायिकी शिक्षा कहकर पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इन चारों रचनाओं को ही इन चारों को ही आदिकालीन साहित्य में स्थान दिया गया है। इन साहित्य रचनाओं के अलावा कुछ ऐसी रचनाएं
साहित्य में मिलती है, जिनका किसी भी साहित्य में स्थान नहीं दिया गया। ऐसी रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन फुटकल साहित्य कहा है। और डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य शब्द का प्रयोग किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो राजस्व साहित्य लिखा गया था, इसमें केवल राजस्व साहित्य को ही उन्होंने आदिकालीन साहित्य में स्थान दिया है। जो चार साहित्य बताए थे, राजस्व साहित्य, राज साहित्य और सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, उनमें से केवल उन्होंने राजस्व साहित्य को ही क्या है, हिंदी की आदिकालीन में स्थान दिया है। और शेष जो तीन बचे हैं, शेष तीनों राजस्व साहित्यों को उन्होंने क्या कहा है, सांप्रदायिक शिक्षा का है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है कि अन्य जो तीन साहित्य है उसको उन्होंने क्या नाम दिया है, सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इन चारों साहित्यों को ही क्या हुआ, उन्होंने आदिकालीन में स्थान दिया है। और इस साहित्य रचना के अलावा हमें कुछ और रचनाएं भी उपलब्ध होती है जो इन चारों साहित्यों में जिनका प्रयोग नहीं होता, उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो फुटकल साहित्य का है और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार यह स्वतंत्र साहित्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो रचनाएं चारों राजस्व साहित्य में नहीं मिलकर उनका किसी भी साहित्य में प्रयोग नहीं किया जाता, ऐसी रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो फुटकल साहित्य कहा है। और डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा पूछा जाता है तो उन्होंने क्या कहा है, यह स्वतंत्र साहित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो एक बार क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं राजस्व साहित्य की व्युत्पत्ति। राजस्व साहित्य की व्युत्पत्ति। राजस्व साहित्य की व्युत्पत्ति है वो अलग अलग विद्वानों ने क्या है, अलग अलग नाम दिया है। राजस्व साहित्य की व्युत्पत्ति के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति विसल देव रासो की रचना के आधार पर रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से माननी है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक के आधार पर रासक शब्द से निम्नानुसार मानी है। रासक रासो रासक रासो रासा और रासो ये क्रम है निम्नानुसार। किसके अनुसार? आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। तो रासो साहित्य की व्युत्पत्ति यानी रासो साहित्य की जो व्युत्पत्ति है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी है। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना जाता है तो कहा जाता है कि उन्होंने विसल देव रासो की जो रचना है उसमें रसायन शब्द के आधार पर ही क्या इसकी व्युत्पत्ति है वो रसायन से मानी है। रासो की व्युत्पत्ति किससे मानी है? रसायन से। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार दो उनकी रचना है अब्दुल रहमान जो संदेश रासक है, उसके आधार पर ही इन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किससे मान ली? रासक शब्द से। तो ध्यान रखना है, यानी रचना भी पूछी जाती है कि रासक शब्द की व्युत्पत्ति किसके आधार पर मानी है, तो संदेश रासक के आधार पर उन्होंने रासक शब्द से मानी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो विसल देव रासो रचना है ना उसके आधार पर रसायन शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी है अब्दुल रहमान। तो इसका क्रम है पहले रासक रासय रासा रासो। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब पढ़ते हैं गारसादे तासी के अनुसार। गारसादे तासी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासो शब्द की रचना पृथ्वीराज रासो के आधार पर राजसू शब्द से मानी है।
कवि राजा श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार रासो शब्द की रचना रहस्य से मानी है। रहस्य शब्द से मानी है। पंडित हर प्रसाद शास्त्री और विद्वेश्वर प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार रासो शब्द की रचना राजयश से मानी है। और डॉक्टर दशरथ शर्मा वह नागरिक प्रचानी सभा काशी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासो शब्द से मानी है। और सर्वमान्य मत हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार राजशक से मानी है। नोट लगा के लिख लो ये बात। यानी गारसा देतासी के अनुसार अगर रासो शब्द की रचना पूछी जाती है तो उन्होंने कहा है कि रासो शब्द है वो पृथ्वीराज रासो, क्योंकि इनकी रचना में पृथ्वीराज रासो का वर्णन मिलता है, जिसके आधार पर उन्होंने क्या है राजसु शब्द से मान ली है। रासो शब्द की उत्पत्ति रासो से। और कवि राज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार पूछा जाता है तो उन्होंने रासो शब्द की रचना है वो रहस्य शब्द से मानी है। किस शब्द से मानी है? रहस्य शब्द से। पंडित हर प्रसाद शास्त्री और विद्वेश्वर प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार अगर रासो शब्द की रचना पूछी जाती है तो वो राजयश से मानी है। राजयश से। डॉक्टर दशरथ शर्मा व नागरिक प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से रासो शब्द की व्युत्पत्ति है वो किससे मानी है? रासो शब्द से मानी है। सर्वमान्य मत के अनुसार पूछा जाता है तो हमारा आंसर रहेगा रासक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान की संदेश रासक रचना थी, जिसके आधार पर ही रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? रासक शब्द से। और अलग अलग विद्वानों ने मानी है तो उसके आधार पर हमें अलग अलग बताना होगा। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछ लिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है तो हमारा आंसर क्या रहेगा? रसायन। फिर आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछा जाता है तो हम कहेंगे राजशक शब्द से। फिर गारसा दासी के अनुसार पूछा जाता है तो उन्होंने राजसु से मानी है। फिर हमारा आंसर आता है कविराज श्यामल दास और काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार पूछी जाती है तो हमारा आंसर रहेगा रहस्य शब्द से। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों ने क्या है रासो शब्द की व्युत्पत्ति अलग अलग शब्द के आधार पर मानी है। तो आप एक बार क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
दूसरी विशेषता आती है, यह साहित्य तत्कालीन सामंती जीवन का संपूर्ण झलक दिखाई देता है। इस साहित्य में आएगा, इस साहित्य में। और तीसरी है, इस साहित्य में ऐतिहासिकता और कल्पना का सुंदर समन्वय किया गया है। इस साहित्य में युद्धों और प्रेम कथाओं का वर्णन मिलता है। इस साहित्य में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। यह साहित्य संदिग्ध व अप्रमाणित है। यह साहित्य चारण जाति की संकुचित राष्ट्रीय का प्रतीक है। तो इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, यानी यह साहित्य चारण जाति द्वारा अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा में लिखा गया है। और इस साहित्य में तत्कालीन सामंती जीवन का संपूर्ण झलक है वो देखने को मिलती है। और इस साहित्य में ऐतिहासिकता और कल्पना का क्या है, सुंदर समन्वय किया गया है। और इस साहित्य में युद्धों और प्रेम कथाओं का भी वर्णन किया गया है। और इस साहित्य में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। किस रस की? वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। यह साहित्य संदिग्ध व अप्रमाणिक माना जाता है। और यह साहित्य चारण जाति की संकुचित, मोस्ट इंपोर्टेंट, संकुचित राष्ट्रीय का प्रतीक माना जाता है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं राजसो साहित्य की प्रमुख रचनाएं।
रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं। पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, परमार रासो, हुमान रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो और बुद्धि रासो। रासो साहित्य की ये क्या है, हमारी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इसके रचनाकार देखते हैं। रचनाकार पृथ्वीराज रासो, चंद वरदाई, चंद वरदाई। विशलदेव रासो, नरपति नालय। परमार रासो, जगनिक। खुमान रासो, दलपति विजय। अमीर रासो, सारंगधर। सारंगधर। विजयपाल रासो, नल सिंह भट्ट। और बुद्धि रासो, जलहन। दो तीन और रचनाएं हैं, वे भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट तो इतनी है। कयाम खा रासो, नियामत खां जान कवि। और एक रचना और है, इसकी कौन सी है, यानी नियामत खां कवि। ये जो प्रमुख रचनाएं है रासो साहित्य की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी रचनाएं आपको याद करनी है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि विशलदेव रासो के रचनाकार कौन है, नलपति नालय। पृथ्वीराज रासो का चंदवरदाई। परमार रासो, जगनिक। खुमान रासो, दलपति विजय। अमीर रासो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपवर्ष भाषा में है ये। और विजयपाल रासो, नल सिंह भट्ट, 17वीं शताब्दी के बताए जाते हैं ये। बुद्धि रासो जलन, ये बुद्धि रासो जलन है, वो चंदवरदाई का पुत्र है। उन्होंने क्या है, जो पृथ्वीराज रासो का उत्तरार्ध भाग था, वो बताया जाता है कि उसके पुत्र जलनी ने लिखा था। कयाम खा रासो, नियामत खा। तो एक बार क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज हमारा वीडियो रहेगा यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।